नाइन्थ क्लास लास्ट क्लास में हमने एक्सलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन को डेरिवेशन को ड्राइव किया था। स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमने इसके वेरिएशंस देखे थे कि स्मॉल जी में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं और उस फॉर्मूले के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मैं समराइज करता हूं, हमने 3 से 4 पॉइंट समझे थे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, याद आ रहा है। और अगर बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता तो हम हैवी और लाइट बॉडी दोनों को अगर एक साथ ड्रॉप करेंगे तो दोनों का ग्रेविटेशन एक जैसा होगा, एक्सलरेशन, तो दोनों ग्राउंड पर एक साथ जमीन पर जाके स्ट्राइक करेंगी, टकराएगी। ये हमने कंक्लूड किया था, ठीक। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी थी कि स्मॉल जी की वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज होती है, डेप्थ के साथ डिक्रीज होती है। मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी डिक्रीज होगी, अर्थ की सरफेस में नीचे की तरफ जाओगे टुवर्ड्स द सेंटर तब भी डिक्रीज होगी, और सेंटर पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये हमारी बात हुई थी। फिर इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम मून पर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को चेक करते तो वो कितना आता है, वो टोटल अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन का 1/6 आता है, 1/6 आता है। ये सारी चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी थी। और आखिरी पॉइंट हमने जो खत्म किया था वो ये था कि जो हमारी अर्थ का जो शेप है ना वो परफेक्ट स्फेरिकल ना होकर कैसा होता है, थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है, अंडे जैसी शेप होती है उसकी, एग के जैसी। तो इक्वेटर पे उसकी रेडियस ज्यादा होता है तो वहां ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कम होता है और पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ज्यादा होता है। इतना काम हमने कर लिया था। फिर हमने इसकी स्टडी की थी। अब बताओ मेरा बेटा, मैंने आपको मास और वेट दोनों पढ़ा दिए थे, बोलो बेटा जल्दी फटाफट। Yes, sir. मास और वेट एक्सप्लेन कर दिए थे। तो चलो फटाफट हेडिंग डालो और ये क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन लिखो, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यही सब स्टार्ट करते हैं। ये भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल के फॉर्म में, मतलब ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, मास एंड वेट, ठीक। तो सबसे पहले मास एंड वेट, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, दोनों की डेफिनेशन क्या है भाई, बोलो। मास और वेट की डेफिनेशन कौन बताएगा। मास की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितना मैटर कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। तो लिख लो बेटा, मैटर कंटेंट इन द बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितना मैटर कंटेंट है, जितना सॉलिड पार्ट कंटेंट है, जितना सब्सटेंस कंटेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मास। और वेट क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपके अगले सेमेस्टर में पेपर सब्जेक्टिव होगा, आपके तो अभी भी हो रहे हैं क्योंकि 9th 2 का एग्जाम है, तो स्कूल वाले सभी डिसाइड कर रहे हैं। जैसे सर्कुलर आया उसमें 10th और 12th के ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप लोगों के सब्जेक्टिव भी हो रहे हैं। तो ये आपसे मैंने GREB डॉट लिख दिया है ना, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फिर सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। तरीका यही है लिखने का। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हमारे क्या कहलाएगा, इनकी यूनिट क्या है। तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड वेट किस में मेजर होता है, वेट इज न्यूटन, मेजर्ड इन न्यूटन। वेरी गुड। चलो भाई, तीसरा क्या बोल रहे थे, इट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने एस की लिख दिया, आप पूरा लिखना। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 3 डिफरेंस देखो हमेशा जीवन में याद रखो। ये 3 आपके पास बहुत आसान तरीके हैं। पहला डेफिनेशनल डिफरेंस, दूसरा यूनिट का डिफरेंस, और तीसरा एक क्वांटिटी स्केलर है और दूसरी वेक्टर है। तो ये 3 कॉमन डिफरेंस है, ये बच्चों को बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ 4th डिफरेंस की। तो बताओ बेटा, एक बॉडी के मास, वैल्यू इज कांस्टेंट। हाँ, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। रीजन, क्योंकि देखो अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके समझने के लिए। मास क्या होता है, एम से मेजरमेंट करते हैं, और वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, एम इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो ये क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज कांस्टेंट, ठीक, इट इज कांस्टेंट। और ये कैसी होगी, इट इज नॉट कांस्टेंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो। देयर वैल्यू रिमेन सेम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर वैल्यू चेंजेस विद प्लेस टू प्लेस।
प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। मतलब यहाँ देखोगे अलग रिजल्ट आएगा, मूल पे देखोगे अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ बोलते हैं इट इज कांस्टेंट, इट डज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू, देखो और अच्छे से लिखता हूं, समझना सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे इट इज कांस्टेंट, फिर मैंने लिखा इट इज नॉट कांस्टेंट, ना मैं इसी लैंग्वेज में लिखता हूं, इट इज नॉट कांस्टेंट, सीएनएसटी लिख दिया, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ड्यू टू चेंज इन जी विथ प्लेस, ड्यू टू चेंज इन जी, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है विथ प्लेस। नोट कर लीजिए, दीज आर 4 डिफरेंस। अब देखो मैं आपको जो मैंने बुकलेट अभी शेयर की है उसमें भी आपको ये देखो डिफरेंसेस दिख जाएंगे, क्लियर। अब देखना बच्चे कुछ गलती करके आते हैं, क्या लिख के आते हैं, ऐसा लिखाते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, फिर लिख के आ जाते हैं इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो बेटा सेम बात हो गई बेटा, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो अगर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर, then separately again we cannot write it has only magnitude, it has magnitude and direction, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर के ही हैं। तो अगर आपने लिखा है कि एक क्वांटिटी स्केलर है दूसरी वेक्टर है, तो आपको उन्हें फिर अलग से ये आपको मेंशन नहीं करना है, क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब मैं देखो आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा तो बड़े कंसंट्रेशन से सुनना जिससे आपको बात समझ में आ जाए। नोट कर लिया तो मुझे तुरंत बता रहे हैं। अब बेटा यहाँ कंसंट्रेट करो, कुछ हम यहाँ पर गुरु मंत्र सीखेंगे। जीएम का मतलब गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है समझना, आप सभी लोग कंसंट्रेट करना। हम यहाँ पर 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और ये अगर अच्छे से यहाँ समझ में आ गई बेटा तो 11th क्लास 12th क्लास में आगे भी जब आप मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। शुरुआत कहां से हुई थी, आप सभी लोग कंसंट्रेट करना बेटा। शुरुआत कहां से हुई थी, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ से हमने स्टार्ट की थी, और न्यूटन ने ये बोला था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 और m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चा पार्टी एक बार सब लोग अनम्यूट करके जोर से बोल दो यस सर, फिर मैं पढ़ाने में मुझे मजा आएगा, फिर मैं आनंद से पढ़ाऊंगा। यस सर, यस सर, सबके बाद हाँ चलो बोलो। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, भूमिका आवाज आ रही है बेटा, भूमिका मेरी एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करो। चलो अब यहाँ देखो, m1 m2 अगर 2 मास r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये था, हमने यहीं से स्टार्टिंग की थी बेटा इस चैप्टर की। जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हमने देखा। जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को देखा तो मैंने ये बोला कि जब m1 ने m2 को फोर्स लगाया तो उसके पीछे रीजन क्या था, तो आपने रीजन दिया कि सर डैम श्योर, बिल्कुल हम 100% क्या बोलते हैं इंश्योर है 2 बातों के लिए, 2 बातों के लिए। पहली बात तो यह कि सर m1 ने m2 पर जो फोर्स लगाया है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है और कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, फिर से सुन लो एक बार। कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाना है तो मैंने यूं अपना हाथ रखा और उसको धक्का दे दिया, या उसका हाथ पकड़ के खींचा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने खींचा। या आपने बोला सर मैं उसे कॉन्टैक्ट में नहीं कर सकता, सर मुझे तो सामने गर्म लोहे की चीज पड़ी थी जिसका टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, में उसको हाथ नहीं लगा सकता हूं, सर मैंने तो उसको एक लोहे के तार से पकड़ के तार से खींचा। जैसे आपके घर में जब चाय गर्म होती है तो मम्मी क्या करती है, हाथ से उठा के रखते हैं क्या, नहीं, वी आर अप्लाइंग फोर्स एंड वी आर यूजिंग सम कनेक्टर। तो इसका मतलब है आइदर यू आर यूजिंग सम कनेक्टर और यू आर डायरेक्टली पुशिंग और पुलिंग द बॉडी, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर ये फोर्स कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हुआ, इसका मतलब है फोर्स लगा, लेकिन ये फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं था, तो हम तुरंत क्लेम करते हैं कि सर ये फोर्स फील्ड ने लगाया। यही हमारी बात हुई थी, तो ये फोर्स फील्ड ने लगाया। तो मैंने बोला m1 ने m2 पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, जैसे मैंने इस पेन को छोड़ा, ये नीचे जाना शुरू हुआ, एक्सेलरेट हो रहा है ये, इसका मतलब है क्या मैंने इसको पकड़ के खींचा, क्या मैंने इसको धक्का लगाया, क्या मैंने रस्सी से खींचा, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसी कोई भी चीज हमने नहीं की। तो आप क्या करोगे, चिल्लाना शुरू कर दोगे, सर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सर ये फील्ड ने लगाया। तो मैं बोलूंगा किस फील्ड ने लगाया, आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड ने लगाया। क्लियर। तो अगर मैं बोलता हूं कि m1 ने m2 पर फोर्स लगाया तो आप 2 चीजें बोलोगे, अब सुनो पूरी बात। आप बोलोगे सर ये फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली पुशिंग और पुलिंग और यूजिंग एनी कनेक्टर। मैं बोलूंगा ठीक। और आप बोलोगे सर दूसरी चीज और इंश्योर है, क्योंकि ये फोर्स बाय फील्ड है तो कंफर्म है, जैसे ही आपने इस मास को रखा होगा m1 मास को, इसने सबसे पहले अपनी एक फील्ड बनाई होगी।
जैसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी फील्ड बनाता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि ये मेरी फील्ड है, इसके अंदर अगर कोई मास एंटर होगा तो मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो मैंने इस मास को यहाँ पे रखा तो इसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे ही इस M2 को यहाँ पे रखा तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगना शुरू हुआ। तो आप लोग कितना अच्छा काम है, मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, नीचे जा रहा है, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ये रही हमारी अर्थ, ठीक, ये रही अर्थ की फील्ड, ये मैंने स्टोन को छोड़ा, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। याद है बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलूंगा न्यूटन ने इसके लिए फॉर्मूला दिया Gm1m2/r²। अब जरा ध्यान से सुनते रहना बेटा लोग सभी बात, आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और इसे कैसे अटेम्प्ट करना समझना। अब मैंने इस सिचुएशन को जब और इलॉबरेट किया तो मैंने ये देखा, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, गुरु मंत्र से रिलेटेड है, इसलिए मैं इनको रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आएगा। तो इसके बाद जब हमने यहां तक पहुंचे तो मैंने ये बोला कि इस फोर्स का नेचर कैसा है। तो आपने बोला सर आपने बहुत सारे पॉइंट लिखाए थे, जिसमें एक पॉइंट अभी हमारे काम का है। मैंने बोला दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज व्हाट? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब स्मॉल डिस्टेंस से लेके इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस पे भी ये एप्लीकेबल है। मतलब सन और अर्थ के बीच में भी कौन लग रहा है? यही लग रहा है। अर्थ और मून के बीच में भी क्या लग रहा है? यही लग रहा है। मेरे और अर्थ के बीच में भी क्या लग रहा है? यही लग रहा है। तो आप बोला सर एक काम करो कैलकुलेट करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने बोला ये रही हमारी अर्थ, ये सेंटर पे हमने पूरा अर्थ का रखा हुआ मास रखा हुआ मान लिया, ऐसे मानते ना, एंटायर मास ऑफ द अर्थ सपोज टू बी एट सेंटर। ये रहा मैं, मेरा मास स्मॉल m, ये मैंने लाइन खींची और हम दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर आई? दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो दुखी आत्मा बोलो यस और नो। भाई डेफिनेशन क्या है? दोनों मास और उनके बीच की डिस्टेंस। तो मास कौन कौन है? अर्थ का मास, मेरा मास और हम दोनों के बीच की डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। और मैंने इसको कैलकुलेट किया F इक्वल टू G, अर्थ का मास, मेरा मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मैंने बोला अब बताओ कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर ऐसे सॉल्व करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये कैपिटल G की वैल्यू। फिर मैं पूछूंगा अर्थ का मास कितना, तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 10⁻24 इंटू रेडियस अर्थ का कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अरे बच्चा पार्टी बोलो यस और नो। बहुत लेट हो गया बेटा कल क्लास में, यहाँ पे समझ में आ गया? तो बच्चों बोले सर आपने ये तो रखा ही नहीं। मैंने बोला मैंने ये इसलिए नहीं रखा, अच्छे से देखना, मैंने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर बेटा मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो जी की वैल्यू ये फिक्स है, अर्थ का मास फिक्स है, अर्थ का रेडियस फिक्स है। अब खाली क्या चेंज होगा? आप बोलोगे सर आपको अपना फोर्स निकालना है, अर्थ कितना लगा रही है, आप अपना मास रखो कितना है, 5 kg, 10 kg, 20 kg। पेन पर लगने वाला फोर्स निकालना है, पेन का मास रखो। तो इसका मतलब है आप जिस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स निकालोगे उस मास को आपको रखना पड़ेगा। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने बोला बताओ बेटा अगर m इक्वल टू 25 kg है कितना फोर्स लगेगा? आपने इसे कैलकुलेट किया और आंसर बता दिया। फिर मैंने एक बच्चे से बोला बेटा अगर मान लो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका मास 72 kg है, बताओ कितना फोर्स लगेगा? आपने 72 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे ने बोला सर आप तो हमें परेशान कर रहे हो, हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन बार बार क्यों करें? व्हाट इज गुरु मंत्र? गुरु मंत्र क्या है? ये रहा फॉर्मूला, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, हम सब अर्थ के ऊपर हैं, हम सभी पर अर्थ क्या फोर्स लगाएगी? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, G मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट विच इज अर्थ, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट विच इज मी, यू एंड सराउंडिंग की सारी चीजें, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ का मास एंड ऑब्जेक्ट का मास विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप बोला सर इतनी चीजें तो फिक्स है। अरे है कि नहीं? अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना सभी लोग ध्यान से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके रख लूं और फॉर एग्जांपल इसको कैलकुलेट किया और ये वैल्यू है 10, कितना कैलकुलेट किया मैंने? ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आई 10। अब मैंने आपसे पूछा, बच्चा पार्टी सभी लोग ध्यान से सुनना, अब मैंने आपसे पूछा, एक सेकेंड इसको मैं सेट कर दूं। ओहो हाँ दिख रहा हूं बेटा मैं? तो मैंने अब आपसे पूछा कि देखो इतना पार्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा अगर मेरा मास 25 kg है तो मुझ पर कितना फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे सर इतना पार्ट तो कैलकुलेट है जिसकी वैल्यू 10 आ रही है, अब मैं इसको सीधा 25 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे बोलो मेथड सही है कि नहीं है?
वो बच्चा पार्टी Yes, बोलो sir. या सुन लो। अब एक बच्चे ने बोला सर अगर मेरा मास 72 kg है, उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले में इतनी चीजें तो कॉमन रहेगी, सिर्फ यहाँ 72 लगना है, और ये मैंने सॉल्व करके रख लिया, तो मैं क्या बोलूंगा 10 इंटू 72। अरे बच्चा पार्टी बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब हमने क्या Yes, sir. किया, ध्यान से सुनना, हमने मार्केट से रसना का पाउच खरीदा, हम मार्केट से एमडीएच मसाला खरीद के लाए। बच्चों के सर इसके ऐसे क्या लेना देना? ऐसे ही होता है। देखो इतना पार्ट कैसा हो गया, रेडीमेड हो गया कि नहीं? इतनी कैलकुलेशन आपकी बच गई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस मास से मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आप मार्केट में गए और आपने एक रसना का पाउच खरीदा, उस पर लिखा था एक पाउच में 2 गिलास रसना बनती है। सुनना ध्यान से, एक पाउच खरीदे, छोटे छोटे आते हैं ना, जैसे शैम्पू के पाउच आते हैं, ऐसे छोटे छोटे आपके कोल्ड ड्रिंक के भी पाउच आते हैं, रसना के आते हैं, मैंने देखे इसलिए मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। उस पाउच पे लिखा था एक पाउच में 2 गिलास रसना बनती है, तो इसका मतलब है 2 गिलास आपका कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई रेडीमेड। अब मान लो आपके घर में 10 मेहमान आए, तो मम्मी ने बोला जाओ बेटा मार्केट से पाउच खरीद लाओ। कितने खरीद के लाओगे? अरे बोलो यस और नो। तो इस कंक्लूजन तक आप कैसे पहुंचे? इस कंक्लूजन तक आप इस हिसाब से पहुंचे क्योंकि कुछ चीजें आपके पास रेडीमेड अवेलेबल थी। सो दैट इज रसना का पाउच 10-10, ये लिखा है, ये रेडीमेड है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि भैया इतना पार्ट की वजह से ये वैल्यू 10 आती है, तो आप बताओ 25 पे कितना फोर्स लगेगा? 10 इंटू 25। 72 kg पे कितना फोर्स लगेगा? 10 इंटू 72। 3 kg पे कितना फोर्स लगेगा? 10 इंटू 3। तो आपको इस वैल्यू के से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। अरे बच्चा पार्टी बोलो यस और नो, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो बच्चों ने बोला कि सर एक काम करो, आप हमें ये कैलकुलेट करके बता दो कितना है। तो मैंने बोला मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, आप मुझे खुद आंसर देना कि आप ये कैलकुलेट कर चुके हो कि नहीं। ध्यान से देखना, ये रहा भैया फॉर्मूला, अर्थ की वजह से किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पर लगने वाला फोर्स। सुनते जाना। फिर मैंने निकाला कि अगर एक बॉडी फ्री फॉल होती है, एक बॉडी फ्री फॉल होती है, सुनना बेटा सभी लोग, अगर एक बॉडी फ्री फॉल होती है तो नीचे की तरफ जाती है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एक्सलरेटेड मोशन करती है। क्यों? क्योंकि धरती माता फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई होता है। जैसी मैंने आपको ये बात बोली तो आप बोले सर ये रहा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन और इसका फॉर्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर और इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ बच्चा पार्टी मेरी बात से सहमत हो गए नहीं सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, ये gm अपॉन r स्क्वायर, अरे यही तो mdh मसाला है इस प्रोग्राम का। देखो देखो, अरे बच्चा पार्टी दिख गया कि नहीं? यही है mdh मसाला। आपको करना क्या है, सब्जी बनानी है और ये सीधा रेडीमेड डालना है, इसके बारे में सोचने नहीं है। तो उसमें सारे कंटेंट पहले से है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 है, तो आप समझ गए। अब अगर मैं बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट का मास m है, उस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर देखो हम ऐसा लिखेंगे, मैं ये बोलूंगा उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स होगा जी अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने पूछा कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोला सर 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24। ऑब्जेक्ट दिया मान लो फॉर एग्जांपल m इक्वल टू, मैंने मान लिया कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, चलो 35 kg। तो आपने बोला सर मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ओ बच्चा पार्टी देखना, सर हमने ऐसा लिखा और ऐसा लिखने के बाद हमने अपने कॉपी के पीछे वाले रफ पेज पर गए और हमने 9.8 मल्टीप्लाई बाई 35 किया और जो भी आंसर आया उसको यहां पे लिख दिया। अरे बोलो सही तरीका है कि नहीं? ओ बच्चा पार्टी, अरे यस सर बोलो अगर बात समझ में आ गई तो Yes, हम sir. थ्योरेटिकली तो ये लिखेंगे, लेकिन मुझे पता है यहां से लेके यहां तक ये चीज देख लो, फिर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक gm अपॉन आर स्क्वायर की बात करूं जो ग्रेविटेशन एक्सलरेशन के बराबर होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो हम इतने पार्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हर बार आंसर सेम आएगा, हम सीधे गिवन मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 किलोग्राम मास यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 किलोग्राम मास यूजिंग
न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, तो आपको बाकायदा ये लिखना पड़ेगा GMM अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पर लिखोगे 1 kg, और जैसे 1 kg लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1। अरे बोलो 9.8 आएगा कि नहीं बच्चा पार्टी? देखो ये मैंने सॉल्व किया। Yes, और जैसे 9.8 आएगा तो इक्वल का साइन लगाना और लिखाना 9.8 न्यूटन और टीचर को चढ़ा देना कि हमने बेवकूफ बना दिया। आपको लग रहा है हमने कैलकुलेशन की है, हमने कैलकुलेशन नहीं की है, हमने यहां से कैलकुलेट करके आंसर लिखा। बाकी सब कुछ इसलिए लिख दिया जिससे आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाए कि यू हैव टू डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अब सुनना अगली बात ध्यान से। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? पहला ग्रूमन समझ में आ गया। अब जरा गौर से देखो, जब बेटा मैंने ये फॉर्मूला लिखा F इक्वल टू GMM अपॉन, थोड़ा सा बड़ा लिख दू जिससे समझ में आ जाए, G मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M से दिखा रहा हूं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m से, अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। और इसमें से इतना पार्ट क्या बताता है? दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ये भी हम डिटरमाइन कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। तो फिर मैंने इसको ऐसा लिखा कि दैट F इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट का मास एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अरे बोलो बेटा दोनों चीजें सेम है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो। तुरंत रिस्पॉन्ड किया करो, पढ़ाने में तभी मजा आएगा। ग्रेविटेशन फोर्स बोलू या मैं क्या बोलू mg, दोनों सेम है कि नहीं? एक बार सब लोग अनम्यूट करके यस सर बोलो, तभी पढ़ाने में मजा आएगा। पक्का समझ में आ गई बात? तो अगर बेटा दोनों चीजें सेम हैं तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द बॉडी। तो जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हो और वो जो रीडिंग देता है वो रीडिंग किसकी देता है? इस वेट की रीडिंग होती है जो है क्या? ग्रेविटेशन फोर्स। इसीलिए हमने वेट की डेफिनेशन क्या बनाई? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी विच इज mg। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी? क्लियर? तो अब एक हम क्वेश्चन लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखिए, राइट डाउन। देखो, डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। अब पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास। हमें क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg mass using Newton's gravitation law. NGL फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास यूजिंग न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, F इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। मास कितना होगा? 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। मैं लिखे देता हूं यूनिट के साथ, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? दैट इज 1 kg अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। और अब आप सीधा आंसर क्या लिखोगे? दैट इज 9.8 न्यूटन। मेथड मैंने बता दी क्या अप्लाई करना है। तो पेपर में ये सारे स्टेप लिखोगे और इसे कैलकुलेट कहां से करोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन से आप इसे कैलकुलेट करोगे। नोट कर लीजिए। आज हम सिर्फ इसके क्या देख रहे हैं? की पॉइंट देख रहे हैं, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इस प्रोजेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं, वेराइटीज देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कंफ्यूजन से कैसे बचना है। ठीक बेटा, चलो अब लिखिए, राइट डाउन। लिखिए अदर फॉर्मेट ऑफ स्मॉल जी। कैसे लिखो? स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये एग्जाम्पल में दिया है, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया। कभी कभी टीचर्स पूछ लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम डेंसिटी का मतलब समझे क्या होता है। डेंसिटी इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में है, देखो है डिवीजन में, इसका मतलब है ये बहुत ही ओल्ड मेथड है जिसमें हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं डिवीजन करके। कंपैरिजन का तरीका है, आप दुकानदार पे गए, पूछे क्या भाव दिए हैं आलू,
तो उसने बोला 10 रुपए किलो। उसने क्या बोला, 10 रुपीज के 1 kg, दैट इज मनी, दैट इज मास। तो ये क्या है, दोनों का कंपैरिजन है कि नहीं। क्या आपको पता लग गया कि अगर 10 रुपए दोगे तो बदले में 1 kg आलू मिलेगा। तो जब भी दो क्वांटिटी डिवीजन में होती है तो इसका मतलब है वी आर कंपेयरिंग वन क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, और इस कंपैरिजन को हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो वी आर रेटिंग अ थिंग। मैंने पूछा मेरे घर में ये काम करोगे, बोले करेंगे बाबूजी, बदले में मैंने बोला 1 शर्ट दूंगा मैं आपको। अच्छा, आपने अपने घरों में देखा होगा, मैं एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ थोड़ा सा और भी तरीके समझो। आपने देखा आपके घर में कभी कभी बर्तन वाले आते हैं, वो कपड़े के बदले में बर्तन दे जाते हैं, ऐसे देखे कहीं देखे तुम लोगों ने अपनी कॉलोनी में? यस और नो बोलो। यस सर। तो वहां क्या होता है, वहां दो क्वांटिटी का कंपेरिजन है। आप उसे क्लॉथ देते हो, उसके अगेंस्ट में वो आपको क्या देता है, एक स्टील का बर्तन दे जाता है, वैसा दे जाता है। तो दैट इज कॉल्ड रेट। आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हो, तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, ये रेट है। हम ये देख रहे हैं कि गिवन वॉल्यूम में किसका मास ज्यादा है। अगर गिवन वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, या मैं बोलूंगा गिवन मास सबसे कम वॉल्यूम में आएगा उसकी देखो दोनों चीजें, गिवन मास, मास फिक्स 1 kg। अब अगर 1 kg जो सबसे कम जगह में आएगा, वॉल्यूम है ना, सबसे कम जगह में आएगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब मैंने आपसे बोला कि मैं 1 kg कॉटन लूं और 1 kg आयरन लूं, बताओ बेटा दोनों 1 kg के कम जगह में कम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो आप बोलोगे सर आयरन कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई कि नहीं? अरे बच्चा पार्टी, डेंसिटी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो जल्दी से, बात समझ में आ गई? तो ये मैं डेंसिटी का मैं सिंबल बना देता हूं। चलो डेंसिटी को डी से दिखाता हूं, मास एम से और वॉल्यूम बी से। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, कंसेप्ट समझना। मैं स्मॉल जी को कंपेयर कर रहा हूं, स्मॉल जी को मैंने लिखा जीएम अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मेट दिया आपकी बुक में, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज में नहीं दिखाता। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मास ऑफ प्लैनेट का मतलब क्या हुआ, जी अपॉन आर स्क्वायर। मास इक्वल टू कितना होगा जरा देखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे भैया मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं सभी लोग? मास देखो ये डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो मैं मास को भी कैपिटल एम से दिखाई देता हूं, एक जैसे दिखेगा। तो मैंने मास की जगह क्या लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई, ठीक, यहां तक देखो। अब स्मॉल जी इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ कैसी है, स्पेरिकल, और स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। बच्चा पार्टी एग्री हो गई नहीं मेरी बात से? यस सर बोलते जाना। तो देखो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो आपको स्मॉल जी इक्वल टू कितना मिल गया, देखना मेरे लिखने का तरीका। मैंने पहले लिखा 4/3, फिर लिखा पाई, फिर लिखा जी, यहां से क्या बचा आर, और यहां पे क्या आ गया डी। दिखाई दे रही भैया, मेरी आवाज आ रही है? लाइट चली गई है घर में, आवाज आ रही है बेटा? ओ बच्चा पार्टी, यस सर। चलो गुड, कोई बात नहीं। तो स्मॉल जी इक्वल टू कितना होगा, 4/3 पाई जी आर डी। तो ये देखो ये रिलेशन आ गया किसका, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का रिलेशन विद व्हाट, डेंसिटी। लिखा जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, नोट कर लीजिए सभी लोग कंसंट्रेशन से देखें। इफ डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ एंड इट्स मास बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो उस केस में बॉडी का जो नया वेट है वो कितना होगा। तो पहले तो वेट होता क्या हमें ये पता होना चाहिए। तो मैंने यहां से इसका सॉल्यूशन लिखा, देखो मैंने लिखा वी नो व्हाट वेट इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला है। देखो कोई नई चीज नहीं है, अभी इससे पहले मैं यही सब चला रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर की जगह स्मॉल जी रखो तो दैट इज कॉल्ड एम जी, और यही वेट कहलाता है। तो इसीलिए हम वेट की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट। तो ये रहा भैया वेट का फॉर्मूला। अब उन्होंने का ये कहना है कि अगर मैं बोलूंगा सॉरी, वेट किस पे डिपेंड करता है,
तो आप बोलोगे सर वेट डिपेंड करता है बॉडी के मास पर और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर। तो मैं बोलूंगा बॉडी का मास चेंज होता है, तो बोलोगे सर अभी हमने मास और वेट में डिफरेंस पढ़ा था, तो ये लिखा था मास इज कांस्टेंट बट वेट इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू वेरिएशन इन स्मॉल जी विद प्लेस टू प्लेस। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, चेंज हो सकती है, मास बॉडी का कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा, अब मैं लिखूंगा इसके बाद वी नो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब अर्थ का मास एम, रेडियस आर, तो स्मॉल जी की वैल्यू ये होगी। अब मैं लिखूंगा इफ मास बिकम्स व्हाट, कितना दिया है हाफ, एंड डायमीटर डी लिख के छोड़ दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिकम्स व्हाट 4 टाइम्स, चलो भाई 4 टाइम्स। If mass becomes half, diameter becomes 4 times, then small g will be। तो अब इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं अब मैं। अरे भाई ये चेंजेस कर रहे हैं हम, और स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता है, देखो स्मॉल जी डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल जी डिपेंड ऑन इट्स रेडियस या डायमीटर, एक ही बात है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि हमने इसके मास को और डायमीटर को चेंज किया है, तो स्मॉल जी में चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, स्मॉल जी चेंज विल बी, और मैंने अब इसको नाम दे दिया जी डैश, पहले जी था, जी स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने ये माना कि जब अर्थ का मास एम था, रेडियस आर था, तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना था, स्मॉल जी था 9.8 था। अब अगर मान लो गलती से अर्थ का मास चेंज हो गया, हाफ हो गया, सिंक हो गया अर्थ हमारी, और डायमीटर बड़ा हो गया, क्लियर। तो अब नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैंने लिखा दैट इज इक्वल टू जी, क्वेश्चन में क्या दिया है, मास बिकम्स हाफ, सो दैट इज, देखना बेटा, जी एम बाई 2 होल अपॉन, एंड मास बिकम्स, सॉरी डायमीटर बिकम्स हाफ, मैंने गलत लिख दिया, मास बिकम्स 4 टाइम्स है, मैं करेक्ट कर दूं, एंड डायमीटर बिकम्स हाफ, ध्यान नहीं दिया मैंने, डायमीटर अपॉन बिकम्स हाफ। तो चलो मास बिकम्स 4 टाइम्स, देखो बेटा सभी लोग, जी मास को कितना कर दिया 4 टाइम्स, तो m की जगह मैंने क्या लिख दिया, दैट बिकम्स 4m, और डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर कितना हो गया इसका, हाफ हो गया। तो जब डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस भी हाफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेडियस हाफ हुआ तो कितना हो गया, r/2 का होल स्क्वायर। वो दुखी आत्मा, यस और नो। सो व्हाट इज जी डैश, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 4m अपॉन r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, जी 4m अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4। देखो 4 ऊपर पहुंचेगा कि नहीं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं जिससे हर बच्चे को बात समझ में आए। जी डैश इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, तो मैंने क्या लिखा 16 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे बच्चा पार्टी बोलो यस और नो। और जैसे मैंने ये लिखा तो मैंने लिखा नाउ जी डैश इक्वल टू 16 ऑफ जी, क्योंकि जी कितना है, जी एम ओपन आर स्क्वायर। तो मैंने क्या माना इनिशियली कि भाई पहले अर्थ का मास m था, रेडियस r था, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना था, जी एम ओपन आर स्क्वायर, और बॉडी का वेट कितना था, m इंटू जी, बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या हुआ कि अर्थ का मास 4 टाइम्स हो गया, एक्सपांड हो गई, रेडियस आधा हो गया, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, प्रीवियस जी की वैल्यू की 16 टाइम्स हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई, तो बताओ बेटा इसका वेट भी 16 टाइम्स बढ़ेगा कि नहीं। तो अब मैं लिखूंगा न्यू वेट, नया वेट कितना आएगा, न्यू वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एम जी डैश विच इज इक्वल टू 16 एम जी। अरे देखो नया वेट क्या होगा, मास इंटू नया एक्सेलरेशन, नया एक्सेलरेशन कितना है 16 जी, तो कितना हो जाएगा 16 एम जी। इसका मतलब है जो नया वेट है ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड वेट। मैंने ऐसा लिख दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब ऑब्जेक्ट के जो वेट में चेंज होगा तो वेट कितना होगा, नया वेट पुराने वेट का 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब सभी लोग ईमानदारी से बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बच्चा पार्टी यस और नो। यस सर। सभी को आगे बेटा, यस सर, यस सर। सुप्रजा, अनन्या, भूमिका, मानसी, कृष्णा, Yes, sir. दिव्यांश, ठीक, तरुण, Yes. आर्यन, यस सर।
सबको आ रहा है समझ में? ठीक, मुझे जितने नाम एक बार में याद आया मैंने ले लिए सबके नाम। मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखूंगा, टू ऑब्जेक्ट M1, M2 दोनों को मैंने ड्रॉप किया है फ्रॉम द सेम हाइट। मुझे 1 सेकंड में आंसर देना आपको, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, मैंने दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया है। टू ऑब्जेक्ट ओबीजे लिख दिया, मास M1 M2 ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। इनके ग्राउंड पर पहुंचने का जो टाइम का रेशियो है, टाइम टेकन टू द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू M1 अपॉन M2। अगला ऑप्शन T1 अपॉन T2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। तीसरा T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1:1। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। बोलो बच्चा पार्टी क्या लग रहा है आंसर? चलो भाई, दिखाई दे रहा हूं मैं? ओ बच्चा पार्टी, Yes. क्वेश्चन देखो, Yes, टू sir. ऑब्जेक्ट M1 M2 ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों के मास M1 और M2 थे, मैंने सेम हाइट से ड्रॉप किया। तो पूछा है रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जब दोनों ग्राउंड पर टकराएंगे तो उनके पहुंचने का जो टाइम है उसका रेशियो क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, T1 अपॉन T2 इक्वल टू M2 अपॉन M1, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1/1। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताओ? सर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/1। T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1/1, पक्का? अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? आंसर आपका बिल्कुल सही है, 1:1 होगा। इसलिए 1 होगा क्यों? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो गया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, देखना बेटा। हम क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन। सभी लोग लिखना बेटा, है ना इसको? ये जीवन भर याद रहने वाली चीजें हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसलिए जितनी बार कॉपी में लिखोगे उतना अच्छा। वी नो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल जी, डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक, मैंने लिखा वी नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये मैंने पहले रीजन लिखा भैया। ओ बच्चा पार्टी, अब यहां देखो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये नीचे आएगा, यहां पे टकराएगा। सिचुएशन समझ में आ रही है? ओ बच्चा पार्टी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यू छोड़ा, चल पड़ा, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो आपने फॉर्मूला लगाया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने जिस बिल्डिंग से ड्रॉप किया उसकी हाइट थी h, दिखाया? ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, मैंने हाइट कितनी मान ली? h मान ली। सुनते जाना ध्यान से। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओ बच्चा पार्टी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? पुराने बच्चे, इस फॉर्मूले से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। h इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। सुनते जाना, h इक्वल टू कितना आ गया? हाफ जीटी स्क्वायर। दैट इज माई इक्वेशन 1। अब आपकी बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं,
ध्यान से देखना, ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बना दिया, ये हमने सॉल्व कर लिया, हम समझ गए। अब आपकी बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन अप्लाई की है, ड्रॉप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट M1 M2 ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, देखना H1 एंड H2। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, M1 M2 जो थे मास, अब एक ही हाइट से नहीं है, अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया, H1 एंड H2। फाइंड, डायरेक्ट लिख दूं T1 अपॉन T2, इनके मुझे टाइम का रेशियो निकालना। देखो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, ये मेरा फॉर्मूला है, एक ऑब्जेक्ट के लिए हाइट कितनी दी है H1, तो बेटा H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ GT1 स्क्वायर, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, हाफ GT2 स्क्वायर, होगा कि नहीं। इनको डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, H1 अपॉन H2 इक्वल टू वॉट, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, क्लियर। और इसके बाद में यहां लिखे देता हूं रिमेनिंग पार्ट, तो यहां से आपको T1 अपॉन T2, देखो दोनों तरफ अंडर रूट लो, तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर का अंडर रूट क्या बचेगा, T1 T2, और H1 अपॉन H2 का अंडर रूट कितना जाएगा, दैट इज H1 अपॉन H2। अरे सभी लोग मेरी बात से एग्री हो, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, when two objects you will drop from the same height, then time ratio of time taken to hit the ground is 1:1. If their height are given different, तो आप फॉर्मूला लगाओगे h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर, जनरलाइज कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी हाफ टी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ टी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ टी टी स्क्वायर आ गया। अब पहला ऑब्जेक्ट कितना दिया है, हाइट h1, तो h1 इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, टाइम कितना दिया t1, दूसरे ऑब्जेक्ट की हाइट h2 और टाइम कितना दिया t2, डिवाइड किया h1 अपॉन h2 इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। देखो 1/2 जी कैंसिल हुए, दोनों तरफ अंडर रूट लेना, तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट h1 h2। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। अब देखो यही क्वेश्चन जब एनटीएससी एग्जाम में आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, देयर आर टू ऑब्जेक्ट विच आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाइट 4 मीटर एंड 9 मीटर, ये वैल्यू गिवन थी, 4 मीटर एंड 9 मीटर, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो आप H1 क्या रखोगे 4 और H2 क्या रखोगे 9, समझ में आया क्या, तो 4 का अंडर रूट कितना होगा 2 और 9 का अंडर रूट 3, तो आंसर कितना जाएगा 2/3। ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन है। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग से जरूरी नहीं है। बेसिक चीज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीज रिक्वायरमेंट है, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चंस आपको सारे बनेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, अगली क्लास में मुलाकात होगी। चलो बाय बाय, नोट कर लो, लॉग आउट कर जाना, ठीक।